हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नीट जेई और जितने भी 12th लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, चाहे CUET हो गया, उन सब के लिए अपन यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की जो क्लास होगी जिसमें हमारा एक टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो क्लास है ये IIT जेई नीट और नर्सिंग एंट्रेंस, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस, इन सब के लिए लैब असिस्टेंट, इन सब के लिए ये जो क्लास है बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स हैं टॉपर्स के, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इन थ्योरी को पढ़ने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करें ताकि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो ये जो क्लास है नीट के लिए स्पेशली, नीट जेई के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है, जिसमें PW के जो हैंड रिटन नोट्स हैं MR सर के, उसका अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और इसके फ़ायदा यह है कि आप कम समय में है ना बहुत ज़्यादा कंटेंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यदि आप मार्केट से इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना। तो चलते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती गति। देखो, पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति किसे कहते हैं? देखो, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसी गति, ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, जो खुद को रिपीट करती है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समांतराल के बाद में, उस गति को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब एक ऐसी गति जो एक निश्चित समांतराल के बाद में अपनी गति को क्या करती है, रिपीट करती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। देखो, पीरियोडिक जो मोशन होती है ना, वो भी दो टाइप की होती है। रिपीट अबाउट मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, या बैक और एंड फोर्थ, जिसके हिंदी में बोलते हैं इर्द गिर्द। जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, जैसे ये सिंपल पेंडुलम हो गया, ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट है ना, ये इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं टू एंड फ्रो, और हिंदी में बोल देंगे इर्द गिर्द। जैसे इसके इर्द गिर्द जो गति होती है ना, उसको बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। देखो, पीरियोडिक जो मोशन है उसी में दो टाइप होते हैं, एक तो ओसिलेटरी मोशन, एक नोट ओसिलेशन ना। तो रिपीट अबाउट मीन पोजीशन, मतलब टू और फ्रो, बैक एंड फोर्थ, उसको तो बोलते हैं ओसिलेशन। और रिपीट नोट अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं नोट ओसिलेशन। वो ओसिलेशन नहीं है। जैसे मान लो एक बस है जो जयपुर से दिल्ली से जयपुर जाती है, तो एक मीन पोजीशन के अबाउट थोड़ी ना वो ओसिलेशन कर रही है। तो इसकी ये जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये ओसिलेटरी मोशन नहीं है, ओसिलेशन नहीं है। तो अगर एक मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे मोशन होती है ना, तो उसको बोलते हैं ओसिलेशन। तो ये अगर रिपीट अबाउट मीन टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, तो उसको तो बोलेंगे ओसिलेटरी। रिपीट नोट अबाउट मीन, तो उसको बोलेंगे नोट ओसिलेशन, वो ओसिलेशन नहीं है। अब देखो, ओसिलेशन भी देखो दो टाइप के होते हैं। ओसिलेशन जो मोशन होती है लार्ज एम्पलीट्यूड है, नोट SHM। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है, मतलब जैसे मान लो ये बस है, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है, तो वो SHM नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन SHM कौन होगी? स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा। जैसे मान लो ये एम्पलीट्यूड स्मॉल है, इसके अबाउट बस ऐसे जैसे सिंपल पेंडुलम आपने देखो, घड़ी में जो पेंडुलम है वो SHM है। देखो, ओसिलेशन में भी एक तो SHM, एक नोट SHM है ना। तो अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है तो वो SHM नहीं है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है। एनर्जी कंजर्व्ड है, दूसरी विशेषता। और जो रीस्टोरिंग जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x⁻⁻n, तो उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। लार्ज एम्पलीट्यूड है तो SHM नहीं है, सिंपल एम्पलीट्यूड है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन जो बल है x⁻⁻n के क्या हो, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस टाइप की जो मोशन होगी उसको अपन बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन,
है ना। अब देखो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है ना उसके एग्जांपल है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या हो, ओसिलेशन विद हाई फ्रीक्वेंसी। देखो आपने देखा होगा वाइब्रेशन जब होता है ना, आपका मोबाइल का रिंग जब वाइब्रेट करती है तो उसमें ओसिलेशन होता है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये एसएचएम का एग्जाम्पल है। देखो वाइब्रेशन जो है ना ओसिलेशन विद हाई फ्रीक्वेंसी, तो ओसिलेशन का एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं। अब देखो आगे अपन बात करते हैं पीरियोडिक बट नॉट ओसिलेशन। देखो कुछ ऐसी मोशन होती हैं जो पीरियोडिक होती हैं, आवर्ती गति होती है, लेकिन ओसिलेशन नहीं होता है। देखो जैसे ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो जैसे सर्कुलर मोशन ऐसे होती है, तो ये एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद में अपनी जो मोशन उसको तो रिपीट कर रही है, लेकिन एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो पोजीशन में नहीं है, किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द मोशन नहीं है। तो ये पीरियोडिक मोशन है सर्कुलर मोशन, लेकिन ओसिलेटरी मोशन नहीं है। देखो अर्थ अराउंड सन, अर्थ के जो है ना सन के अराउंड जो मोशन होती है ना, जो पैराबोलिक पाथ में होती है, सॉरी इलिप्टिकल पाथ में होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, तो ये एक मीन पोजीशन के अबाउट थोड़ी ना होती है। जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, ऐसे ऐसे मोशन है, तो ये जो है ना ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये ओसिलेटरी मोशन नहीं है ना। देखो तो यहाँ पे बहुत ही शानदार बात है, ऑल एसएचएम इज ओसिलेटरी एंड पीरियोडिक। जितनी भी सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होती हैं वो ओसिलेटरी भी होती हैं और पीरियोडिक भी होती हैं। जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है कैसी होती है, ओसिलेटरी भी होती है और पीरियोडिक भी होती है। देखो आगे कह रहा है कि ऑल ओसिलेटरी इज पीरियोडिक, जितनी भी ओसिलेटरी है पीरियोडिक है, बट नीड नॉट एसएचएम, मतलब सारी जो एसएचएम है वो ओसिलेटरी नहीं होती है, क्योंकि अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तभी तो ओसिलेटरी होगा। ऑल ओसिलेटरी आर पीरियोडिक, जितनी भी ओसिलेटरी हैं वो पीरियोडिक हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक जो है ना ओसिलेटरी नहीं है। सभी पीरियोडिक क्या है, ओसिलेटरी नहीं है, क्योंकि ओसिलेटरी तो मीन पोजीशन के अबाउट होती है, ऐसे कह सकते हैं ना। देखो आगे कह रहा है कि ऑल पीरियोडिक नीड नॉट बी ओसिलेटरी एंड एसएचएम। जितनी भी पीरियोडिक मोशन होती हैं, जैसे सर्कुलर पाथ भी हो गया, तो ये पीरियोडिक मोशन है, न तो ये ओसिलेटरी है न ये एसएचएम है। तो ऑल पीरियोडिक नीड नॉट बी ओसिलेटरी एंड एसएचएम। तो ये पीरियोडिक मोशन के बारे में हो गया, जो ये ट्रू एंड फॉल्स में आपसे पूछ सकता है। देखो एसएचएम जो कि उसकी बात करी जाए, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसकी क्या खास विशेषता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो स्मॉल होता है। एसएचएम की खास विशेषता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है ना स्मॉल होता है। देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है ना वो माइनस एक्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो अपन यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं ना, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स लिखेंगे, और एफ को लिख सकते हैं एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये एम इसके बटे में आएगा ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, और उसको इधर भी ले जाएंगे के बाई एम एक्स बराबर 0, ऐसे लिख देंगे। अब इस के बाई एम को है ना अपन लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ये डी टू एक्स ऐसे कैसे, और ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के बाई एम, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट के बाई एम, ऐसे लिख लेंगे अपन सारे को ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ओसिलेटरी जो मोशन है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसलिए माइनस एक्स, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, माइनस एक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो ये ग्राफ से अपन जैसे ये फोर्स हो गया, इधर अपन डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो देखो ए बराबर माइनस के एक्स है, तो देखो ये जो स्लोप है ना नेगेटिव है, तो 190 से ज़्यादा का होगा, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ये जैसे पॉजिटिव होता है ना तो ऐसे चला जाता है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे आएगा। तो और देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी आते हैं, एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे वाई एक्स पे काटा गया जो इंटरसेक्शन कटिंग ऑन वाई एक्सिस इज 0, तो ये ओरिजिन से होकर ही पास होगी। तो यहाँ पे देखो एफ बराबर माइनस के एक्स, तो यहाँ पे जो स्लोप है ना
टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा के, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा के। और ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है, ये एक्सीलेशन और डिस्प्लेसमेंट का है। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसको अपन जैसे आगे सोल्व करेंगे ना तब ये ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा ना। तो यहाँ पे एक्सीलेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है वो तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है ये टेन थीटा के बराबर आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है इसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, जैसे ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ना, d2x बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वस टू 0। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे ना तब यही सॉल्यूशन आएगा। चाहे आप है ना ये सॉल्यूशन है ना इसमें आप रख के देख लो तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है तभी तो 0 आएगी। तो डिस्प्ले इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो सिंपल हार्मोनिक जो इक्वेशन है इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसको डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ गई v बराबर डी एक्स बाई डी टी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो देखो इसको एक बार और डिफरेंशिएट, देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना भी बता देते हैं आपको। डी एक्स बाई डी टी करेंगे ना तो देखो ए तो ऐसे कैसे साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब फिर ओमेगा टी प्लस फाई का करेंगे ना तो ओमेगा टी का तो हो जाएगा ओमेगा और फाई का हो जाएगा 0, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है। तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसको एक बार और ए बराबर डी वी बाई डी टी निकाले, मान लो डी वी बाई डी टी। तो देखो इसको करेंगे ए ओमेगा तो आ गया ऐसे कैसे, और कोस ओमेगा टी का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। अब ओमेगा टी प्लस फाई का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया ये, ओमेगा इंटू ओमेगा है ना, फाई का हो जाएगा 0, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर फाई। अब देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये तो एक्स के बराबर ही है, तो देखो यहाँ पे एक बार तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया ना। अब इसके बाद में ए की जो वैल्यू है यहाँ पे ए तो क्या है एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ए क्या है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब देखो थोड़ी छोटी छोटी बातें और हैं। फाई क्या है, फाई इनिशियल फेज है। जैसे मान लो आप रेस लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल फेज कितना है, जैसे फाई की वैल्यू पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3 कुछ भी हो सकती है। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो कुछ इस देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर जैसे फाई इक्वल्स टू 0 मीन से स्टार्ट हो, जैसे मान लो आपका जो पेंडुलम है, जैसे मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, अब ये यहाँ से मीन से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे यहाँ से मीन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जो फाई इक्वल्स टू 0 लेना, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ मोशन में। जैसे जब मीन से स्टार्ट हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, फाई की वैल्यू 0, तो ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। दूसरा फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 लेना है, 4 एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा ना तो फाई की वैल्यू कितनी लेनी है पाई बाई 2। अब एक्सट्रीम कौन सी होती है, जैसे मान लो ये हो गया सिंपल पेंडुलम, अब ये जो पोजीशन है ये और ये जो पोजीशन ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ से जब कहते हैं कि एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करना। अब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, छोटी छोटी बातें हैं बहुत आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे बोल दे पाई फाई इक्वल्स टू पाई बाई 6 लेना है, कब लेना है, फॉर हाफ ऑफ एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, मतलब जैसे मान लो ये सिंपल पेंडुलम है आपका, है ना, और ये एक्सट्रीम का जो हाफ है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो फाई इक्वल्स टू फेज डिफरेंस कितना लोगे आप, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना लोगे, पाई बाई 6 का फेज डिफरेंस लेना है। और देखो यदि आपका x बराबर a बाई रूट 2 से स्टार्ट ले, x बराबर a बाई रूट 2 से स्टार्ट लेना, तब फेज डिफरेंस आपको इनिशियल जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 4 का रखना है। इस बात को विशेष ध्यान रखेगा। जैसे बोल दे कि x इक्वल्स टू a बाई रूट 2 से स्टार्ट ले रहा है ना, a क्या है एम्पलीट्यूड है, तो आपको इनिशियल फेज डिफरेंस कितने का रखना है, पाई बाई 4 का रखना है। तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्सीलेशन, जो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर n, है ना, n क्या है इवन है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स की पावर माइनस n,
इफ़ n इज इवन देन इट रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन मोशन। देखो n की वैल्यू ओड आ जाए ना, n की वैल्यू ओड आ जाए बट नोट 1, एक नहीं आए, n की वैल्यू ओड आ जाए लेकिन एक नहीं आए, तो ये ऑसिलेशन है। जब एक आ जाए ना f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये तो SHM हो जाएगा। तो एक ना आए लेकिन ओड आ जाए, 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी ना, ऑसिलेशन है बट ये SHM नहीं हो जाएगा। और एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स टू द पावर n, तो इट रिप्रेजेंट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जब मोशन होगी तो देखो पोजीशन का जो इक्वेशन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर a साइन ओमेगा टी। देखो वैसे x इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और मीन पोजीशन से है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो साइन a ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा पोजीशन की। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो v बराबर हो जाएगा dx बाई dt, डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, तो a तो ऐसे कैसे साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी को देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो a ओमेगा तो ऐसे कैसे है ना, अब कोस ओमेगा टी को देखो अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, तो कोस ओमेगा टी को लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू है ना, देखो x बराबर अपने पास क्या आया था a साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई ए। अब यहाँ पे रखेंगे ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा a ओमेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे और ये रूट से बाहर आएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपनी जो वेलोसिटी आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी v बराबर ओमेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब टाइम दे रखा हो ना तब तो ये वेलोसिटी की ये फॉर्म काम में लेनी है, जब टाइम आपको दे रखा है तो वेलोसिटी के ये जो टर्म है ये काम में लेनी है। जब आपको डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड दे रखा हो तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला काम में लेना है। यहाँ पे ओमेगा बराबर √k/m, ये पहले बताया जा चुका है जब आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की थी ना तब ये आ गया था ना। अब इसके बाद में एक्सीलेशन का देखो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -a ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो इसमें a और साइन ओमेगा टी को हटा लोगे ना तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है x होती है, तो ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे कैसे माइनस भी ऐसे कैसे इसकी जगह हो जाएगा x, तो ये हो गया एक्सीलेशन की इक्वेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में, मीन पे ना x इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, और देखो v इक्वल्स टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी। मीन पे है ना, मीन पे यहाँ पे मीन पे जो ना वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे a ओमेगा बराबर केवल a ओमेगा बचेगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मीन पे ना x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक्सीलेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्सीलेशन का फॉर्मूला ये आया था a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देखो मीन पे है ना, मीन पे चलो डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेते हैं। हाँ वेलोसिटी देखो यहाँ पे मीन पे x इक्वल्स टू क्या है 0 है, x इक्वल्स टू क्या है 0 है, तो v बराबर ओमेगा और ये रूट्स वहाँ से जाएगा तो a ओमेगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें, मीन पे है ना, मीन पे जब x इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी a ओमेगा और एक्सीलेशन हो जाएगा 0। एक्सट्रीम पे बात करें तो एक्सट्रीम पे x बराबर क्या हो जाएगा a, तो वेलोसिटी देखो v बराबर ओमेगा √x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या होगी 0। जबकि एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, देखो एक्सीलेशन a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो x की जगह a रखोगे यहाँ पे x की जगह तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a, तो मीन पे है ना आपका एक्सीलेशन क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे एमआर सर की ट्रिक है कि मैं तेरे पीछे वो मेरे पीछे है तेरे पीछे, मतलब वेलोसिटी जो है ना
वो मेरे पीछे, वो मतलब पोजीशन मेरे पीछे, तो मैं तेरे पीछे, वो मेरे पीछे, है ना। है हाय रे किस्मत, मैं तुमसे ना मिल पाऊँ, वो मेरे से ना मिल पाए। तो खास ट्रिक नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं का तो वेलोसिटी, वो का पोजीशन, तुम मतलब एक्सेलेरेशन, तो खास ट्रिक नहीं है ना। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं। xt जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यहाँ से अपन देखते हैं। तो देखो जैसे वेलोसिटी जो है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, +π/2। और पोजीशन, हाँ देखो ये जो ट्रिक है ना इसके ऊपर ही बेस है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में भी π/2 का है। तो देखो डिस्प्ले एंगुलर फेज डिफरेंस कितना है, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में भी π/2 का, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में भी π/2 का। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबसे पहले x का ग्राफ है, ये x का ग्राफ है ऐसे, है ना। तो x बराबर a sin ओमेगा टी, जबकि ये a ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो देखो ये π/2 से एंगल से पीछे है। इसके बाद में ये इससे भी π/2 पीछे है, ये -a² ओमेगा टी। तो इस हिसाब से ये एक्सीलरेशन का ग्राफ हो गया, या पोजीशन का ग्राफ, ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, वो पोजीशन का ग्राफ हो गया। अब एक्सीलरेशन और अगर टाइम की बजाय ना डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करें, तो देखो एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच का जो ग्राफ है ना, एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच का ग्राफ ऐसा आएगा। क्योंकि देखो a बराबर -ω²x, तो ये देखो ये स्लोप को ही तो बताता है, तो माइनस स्लोप है, तो ये नेगेटिव स्लोप ऐसा आएगा, है ना। और प्लस c की वैल्यू 0 है, वाई एक्स पे काटा गया इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, तो ये ओरिजिन से होके जाएगा। तो ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे -ω माइनस मतलब जब जो एम्पलीट्यूड है -a है, तब एक्सीलरेशन a⍵², यहाँ पे -a⍵² हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, 90 पे है ना, साइन कोस में, कोस साइन में, 180 270। तो ASTC का नियम आपने पढ़ा होगा, ASTC। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कोस पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, है ना। देखो चेंज का मतलब होता है, ये जो खड़ी जो रेखा है ना, इसमें साइन कोस में और कोस साइन में बदल जाता है। ये आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स में पता है ना। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो देखो कैसा ग्राफ आएगा। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है v बराबर ω√a² - x²। तो देखो इसको दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे ना, तो v², तो वाई एक्स पे लेना है, इधर एक्स पे। तो देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो v² बराबर ω², तो a² - x², स्क्वायर करने के बाद में आ गया ना। अब ω² का भाग दे दो, v²/ω² बराबर a² - x², है ना। अब देखो x² को भी इधर लेके आएंगे, तो v²/ω² प्लस x²। इधर क्या बच गया, केवल a² बच गया। अब a² का भाग दोनों में लगेगा, तो a² यहाँ पे, a² यहाँ पे, तो a² यहाँ पे भी लगेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v²/ω² a² x²/a² प्लस 1। तो ये समीकरण जो है ना, x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, किसकी है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। तो ये देखो दीर्घवृत्त बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो v और x का जो कर्व है कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे +a⍵, नीचे -a⍵। पूरा ग्राफ है, इस पर ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो इक्वेशन ध्यान में रखनी है। पूरा ये कैसे बिहेवियर है, कैसा ग्राफ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे a और v का ग्राफ पूछ ले, तो देखो a और v का ग्राफ कैसा आता है, a बराबर आता है ω², सॉरी a और v का पूछा है ना, हाँ a और v का भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। देखो नेक्स्ट जो ग्राफ है ना, ये a और v के बीच में, जैसे a की इक्वेशन आई थी -ω²x, और v की वैल्यू होती है, a और v के बीच में चाहिए ना अपने को, तो v की वैल्यू होती है ω√a² - x²। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ना, यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे,
या एस कैसे भी करके एक्स की जो वैल्यू है ना इससे इसको एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्वायर बटे ए ओमेगा स्क्वायर की होल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे ए ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन, तो ये भी कुछ पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है। तो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स पे काटा ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए ओमेगा। तो ये तो दीर्घ अक्ष हो गई ए ओमेगा स्क्वायर और ये लघु अक्ष हो गई ए ओमेगा। तो इस टाइप का आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो कह रहा है कि टाइम पीरियड टीपी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along straight line with velocity v1 with its velocity at position x1 and x2 from mean position are v1 and v2। मतलब आपको टाइम पीरियड बताना है एक पार्टिकल का जो SHM जो है ना सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल स्ट्रेट लाइन में, मतलब सरल रेखा में, विद इट्स वेलोसिटी एट पोजिशन x1 एंड x2 और x2 पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 और v2 है। तो देखो दो पोजीशन दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो उसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, t बराबर 2 पाई रूट x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बटे v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। देखो बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। दो पार्टिकल हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है x1 है x2 है, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 और v2 है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो t बराबर रूट, पहले ऊपर डिस्प्लेसमेंट है x1 x2 है, नीचे v1 v2 है, तो 2 पाई रूट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बिल्कुल शानदार फॉर्मूला है। देखो अब एनर्जी की बात की जाए तो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वी नो दैट m बराबर होता है k बटे ओमेगा स्क्वायर। देखो m ओमेगा स्क्वायर बराबर अपन k लिखते हैं, है ना, या ऐसे कह सकते हैं, देखो ओमेगा बराबर k बाई एम ही तो करते हैं, रूट k बाई एम। तो देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा k बटे m, तो m बराबर हो जाएगा k बटे ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, तो वी नो दैट m बराबर k बटे ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो बन जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको 1/2 m की जगह k ओपन ओमेगा स्क्वायर रखेंगे और v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 k, v की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, इसका स्क्वायर हट जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जबकि अगर टाइम की टर्म्स में अगर बात की जाए तो 1/2 k की जगह हो जाएगा k बटे ओमेगा स्क्वायर। और देखो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वेलोसिटी v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाई, आपको कुछ याद हो ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर करके, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई ऐसे बच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 k a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ है तो उसको भी जोड़ देंगे, के तो ऐसे कैसे, हाफ के ऐसे कैसे, एक्स की वैल्यू होती है x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो अगर फेज डिफरेंस 0 है, मीन पोजीशन से अपन स्टार्ट ले रहे हैं, तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगा, के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस टोटल एनर्जी जो है ना अपन जोड़ेंगे, पूरी कैलकुलेशन आप जोड़ सकते हैं। टोटल एनर्जी जो है ना k बराबर हाफ के a स्क्वायर प्लस आएगी। देखो आप जोड़ भी सकते हो, जैसे देखो इसमें तो क्या है 1/2 k a स्क्वायर। देखो वहाँ पे आप देखोगे ना काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, 1/2 k a स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ ऐसा आता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब या इसको ऐसा नहीं करना चाहते हो आप,
देखो काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसे आती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, अब यहाँ पे है ना कोस स्क्वायर ओमेगा टी आई थी वहाँ पे, है ना। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी जो है ना वो 1 बन जाएगा कॉमन लेके, है ना। तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ऑफ द मोशन, मतलब कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जो ये टोटल जो एनर्जी है ना, ये पूरी जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे के इक्वल टू क्या है, फोर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर है। कैसे आई ये भी सबको बताया गया है बार बार। एम के बराबर होता है, सॉरी या ओमेगा बराबर होता है रूट के बाई एम। तो यहाँ से आप सोल्व कर लोगे तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ही आएगी ना। अब देखो एनर्जी का जो ग्राफ है ना वो कैसा आता है उसको भी अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो एनर्जी का ग्राफ ऐसे है। शुरुआत में क्या होता है कि जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है और ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि देखो जब ये इंक्रीज कर रही है तो तब सेम टाइम ये डिक्रीज कर रही है। जब ये हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच गई तो ये मिनिमम पे पहुंच गई, जब ये डिक्रीज करने लगे तब ये इंक्रीज करने लगे। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का कार्य, काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल कुछ ना कुछ एनर्जी थी उसको अपन ने यहाँ पे ले लिया। अगर ये इनिशियल नहीं होती तो ये ऐसे ऐसे आता ग्राफ ऐसे, है ना। तो उसमें खास बात नहीं है। टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, ये मीन पोजीशन है और देखो देखो माइनस ए पे है ना, माइनस ए पे जब आपकी एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए है, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है जो इधर है, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गए और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। मीन पोजीशन पे है ना, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे है ना फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। देखो ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इट्स मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। बट देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो एनर्जी होगी बराबर यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो टोटल जो एनर्जी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अब आगे अपन बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन जब ए की वैल्यू एक्स की मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट या प्लस ए हो या माइनस ए हो, तो देखो एक्सट्रीम जो पोजीशन है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे बिल्कुल जो अपनी जो बॉडी है वो रुक जाती है, ऑब्जेक्ट जो रुक जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब मोशन ही नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल, टोटल एनर्जी जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी चीज़ें हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। देखो टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि कितने टाइम लगेगा अपनी मोशन को रिपीट करने में, कितने टाइम लगेगा रिपीट करने में, टाइम पीरियड है ना। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार गिवन टाइम में अपने पैटर्न को रिपीट करेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे 2 बार आ गया गिवन टाइम पीरियड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, है ना। 1 सेकंड में कितनी बार करा, ऐसे कह सकते हैं ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, पोजीशन है, तो इसका टाइम पीरियड t है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f होगी, है ना। मतलब गिवन टाइम पीरियड में है ना केवल एक बार अपनी मोशन को रिपीट करेगा। जैसे वेलोसिटी की बात करें तो इसका भी जैसे टाइम पीरियड t है, तो ये भी पोजीशन के रेस्पेक्ट में है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी f होगी। मतलब t टाइम पीरियड में केवल ये एक बार ये फ्रीक्वेंसी अपनी जो है ना क्या बोलते हैं मोशन को एक मतलब जैसे 1 सेकंड में केवल एक बार वो रोटेट होगा, ऐसे कह सकते हैं, है ना। जैसे स्पीड की बात करें, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड जो है ना, स्पीड वेलोसिटी तो f है, लेकिन स्पीड जो है ना टाइम पीरियड आधा है। मतलब
आधे समय अंतराल में ही वो 2 बार चक्कर लगा, मतलब आधा सेकंड में ही है ना, ऐसे कह सकते हैं कि वो अपनी जो स्पीड को चेंज कर लेता है, मोशन को रिपीट कर लेता है ना। जब टाइम पीरियड आधा हो जाएगा ना तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और तो स्पीड क्या, देखो स्पीड का ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आधा फिर स्पीड डबल। और एक्सीलेशन का तो सेम ही है, टाइम पीरियड t है, फ्रीक्वेंसी f है। और ये जो क्वांटिटी है, देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का डिफरेंस, तीनों का जो टाइम पीरियड आधा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब आधा सेकंड में मतलब अपनी जो है ना उसको रिपीट कर लेता है, तो मतलब 1 सेकंड में तो 2 बार चक्कर लगा लेगा वो गिवन टाइम पीरियड में। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड तो आधा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनका जो अगर मैग्नीट्यूड ले लें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का, तो टाइम पीरियड t/4, फ्रीक्वेंसी 4f। मैकेनिकल जो एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब रिपीट नहीं। मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट, तो f बराबर होता है 1/t। तो ये इनफाइनाइट है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0, मतलब रिपीट ही नहीं कर रहा है मोशन को। मैकेनिकल एनर्जी बता रहा हूँ जिसमें टोटल तो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, और ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी आती है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी आती है। लेकिन ये तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है इसका तो कोई टाइम पीरियड नहीं, तो फिक्स है, कांस्टेंट है। देखो इससे आगे अपन बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसका टाइम पीरियड निकालने के 2 मेथड है, एक तो फोर्स मेथड, दूसरा है एनर्जी मेथड। जैसे फोर्स मेथड से है ना टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, F बराबर -kx करेंगे तो एक्सीलेशन निकाल लेंगे, एक्सीलेशन A बराबर -k/x बटे m, और k/m को अपन बोल देंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर रख देंगे 2π/t, ऐसे करके है ना। और एनर्जी जो मेथड है उससे F बराबर -du/dx करेंगे, और तो A बराबर हो जाएगा F/m, और ये -ω² x के बराबर आ जाएगी। तो सेम फिर ओमेगा की जो वैल्यू है ना 2π/t रख के ना टाइम पीरियड आप आराम से निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम 2 मेथड हो गए, एक तो F बराबर -kx, तो ये मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन बना के -ω² ऐसे बना लेंगे, A बराबर कुछ ऐसे, A का मतलब होता है d2x/dt² करके ना, तो यहाँ पे -k/m आ जाएगा, ये ω² के बराबर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, ओमेगा के उसको 2π/t के बराबर कर लेंगे। वैसे एनर्जी मेथड में अपन जो पोटेंशियल, जो कंजर्वेटिव जो फोर्सेज होते हैं ना, F बराबर -du/dx करके है ना, du/dr करके है ना, du/dx करके है ना, फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको -ω² x के बराबर रख देंगे, या F/m को है जो ना, F/m को है ना -ω² x के बराबर रख देंगे, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, ओमेगा को है ना 2π/t के बराबर रख देंगे, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, जैसे ये कोई स्प्रिंग है ऐसे और यहाँ पे कोई मास लगा रखा है m, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है जब ये ओसिलेट करेगा। तो देखो बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, t बराबर 2π√m/k, t बराबर 2π m/k, m ऊपर रखना है और k नीचे रखना है, फॉर्मूला याद करना है, बहुत काम का फॉर्मूला है ना। t बराबर 2π√m/k, तो ये टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम है ना। इसके बाद में यहाँ पे t हॉरिजॉन्टल बराबर t वर्टिकल, चाहे वर्टिकल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो, स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होना t बराबर 2π√m/k ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो एक बात है, F कांस्टेंट की औकात नहीं कि SHM कराएं, यहाँ पे अगर F इक्वल्स टू कांस्टेंट, फोर्स की औकात नहीं कि वो SHM कराएं, मतलब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है ना वो SHM नहीं कराएगा। देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ जी एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो स्प्रिंग मास जो सिस्टम है इसका जो टाइम पीरियड है ये जी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है
और ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे भले ही डिपेंड कर रहा है। तो t बराबर 2π√m/k। देखो यहाँ पे अपन ने लिखा था ना F इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फोर्स की औकात नहीं है कि वो SHM कराए। तो SHM कौन कराएगा? तो यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम से जब तुमने खींचा मास को तो जो F एक्स्ट्रा फोर्स आपने लगाया ना वो ओसिलेट करवाएगा। वो क्या कराएगा? ओसिलेट करवाएगा। देखो नेक्स्ट जो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन किस हिसाब से होता है? जैसे मान लो एक ये स्प्रिंग है, ऐसे जुड़ गई, उसके बाद में ये स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, तो F तो सेम होता है, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया, है ना। तो लेकिन इन सब में ना स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो इलोंगेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटर का भी क्या होता है? 1/C1 एक CEQ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 कुछ ऐसे आता है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो 1/KEQ बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। और टाइम पीरियड जो होता है ना उल्टा हो जाता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में T² बराबर T1² प्लस T2²। जैसे T बराबर करेंगे तो √T1² प्लस T2² ऐसे हो जाएगा, है ना। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स की वैल्यू सेम, लेकिन इलोंगेशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। पैरेलल में इलोंगेशन सेम हो जाएगा, फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद में पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं F डिफरेंट है लेकिन इलोंगेशन सेम है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा? जैसे ये हो गया, एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी, एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो देखो तो पैरेलल में इलोंगेशन सेम है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K बराबर K1 प्लस K2 हो जाएगा और टाइम पीरियड उल्टा हो जाएगा। 1/T² बराबर 1/T1² प्लस 1/T2²। सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। देखो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग की लंबाई के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? अपन लेंथ को उल्टा करके निकालेंगे। जैसे मान लो आपके पास है ना एक L लेंथ और K स्प्रिंग कांस्टेंट की एक क्या है स्प्रिंग है। अब इसको दो इक्वल पार्ट में आपने काटा, तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट K बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L/2 हो गया ना। जब आपने इसकी लंबाई को आधा कर दिया, देखो अपन ऐसे देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट K1/K2 ऐसे देख लेते हैं ना। K इनिशियल था, सॉरी K2/K1 कर लेते हैं, K2/K1 ऐसे कर ले, K फाइनल/K इनिशियल ऐसे कर लेते हैं। तो पहले लेंथ क्या थी? L थी, अब कितनी हो गई? पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लो ना, अब इस लेंथ हो गई L/2। तो देखो K फाइनल बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर जाएगा, L से L गया तो 2K। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, लेंथ का उल्टा हो जाएगा। या ऐसे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का है ना दूसरा मेथड ये है कि जैसे आपने इसको दो इक्वल पार्ट में काटा, L/2 तो एक अनुपात, जैसे देखो यहाँ से आप देख सकते हैं स्प्रिंगों को दो भाग में काटना। पहले स्प्रिंग जो थी ना इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K था, लेंथ L थी। अब इसने आपने काट दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, लेंथ L1 हो गया। दूसरा हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया और लेंथ L2 हो गई ना। अब देखो कैसे निकालते हैं, L1/L2 बराबर, जैसे मान लो आपने M/N के अनुपात में काटा किसी स्प्रिंग को ना, लंबाई के अनुपात में, जैसे 2:3 में काटा या आधी काटा, 1:1 के अनुपात में काट दिया। तो L1 M/N के अनुपात में काटा, तो पहले की लंबाई क्या हो जाएगी? पहले की जो लंबाई हो जाएगी ना वो खुद का अनुपात बटे कुल अनुपात
इंटू कुल लंबाई ऐसे निकालेंगे। दूसरे की लंबाई कैसे निकालेंगे, दूसरे की लंबाई कैसे निकालेंगे, L2 बराबर कैसे निकालेंगे, खुद का अनुपात बटे कुल अनुपात m+n इंटू कुल लंबाई। लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे ना तो उल्टा कर लेंगे। तो K1 बराबर कैसे निकालेंगे, कुल अनुपात m+n डिवाइडेड बाई खुद का अनुपात m इंटू k, है ना। दूसरे के स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, K2 बराबर कुल अनुपात m+n अपॉन खुद का अनुपात n इंटू कुल लंबाई l। सो कुल स्प्रिंग कांस्टेंट k, क्योंकि लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उल्टा लेके चलेंगे। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। देखो K2 की वैल्यू हो जाएगी, K1 की वैल्यू हो जाएगी m+n कुल अनुपात बटे खुद का अनुपात इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट। K2 की वैल्यू हो जाएगी कुल अनुपात m+n डिवाइडेड बाई खुद का अनुपात n इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे निकाल लेंगे। तो सेम मेथड वहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। जो हमने क्या पढ़ा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग थी जिसकी लेंथ L थी, स्प्रिंग कांस्टेंट K था, आपने क्या किया, उसको समान दो भागों में इक्वल टू पार्ट्स में कट कर दिया तो 1:1 हो गया ना। 1:1 में कट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 पहले के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कुल अनुपात 1:1 है तो 2 हो गया, बटे खुद का अनुपात 1:1 है ना, तो कुल अनुपात बटे खुद का अनुपात इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट तो 2 क्या आ गया। बिल्कुल सही बात आ गई, बिल्कुल सही बात है। सेम टू सेम इसका हो जाएगा। अब देखो कटिंग इंटू 3 पार्ट्स। अब देखो कटिंग इंटू 3 पार्ट, कट इंटू द 3 पार्ट्स ऑफ रेशियो 1:2:3 द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K1 निकालेंगे। कुल अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर देखो कुल अनुपात बटे खुद का अनुपात, तो 3 और 2 5 और 1 6 बटे खुद का अनुपात 1 इंटू K। तो K1 की वैल्यू आ जाएगी 6K। वैसे ही दूसरे की K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल अनुपात 6 बटे खुद का अनुपात 2। K2 की वैल्यू जाएगी कुल अनुपात 6 इंटू खुद का अनुपात इंटू K, तो इसकी आ जाएगी 3। K2 की वैल्यू 3K, उसकी 6K, है ना। K1 की 6K, इसकी 3K। वैसे ही तीसरे के लिए कुल अनुपात 6 बटे खुद का अनुपात 3, तो 6K, 3K और 2K ऐसे आ जाएगी। तो आगे देखते हैं अपन मेथड से किया है। लंबाई का अनुपात है 1:2:3, है ना। तो x 2x और 3x हो गया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती 1/x 1/2x 1/3x ऐसे हो जाएगा ना। अब इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, तो K1 K2 K3, इसमें 6x जो है ना एलसीएम आ जाएगा, तो 6 अनुपात, तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 6:3:2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 6K, 3K और 2K। उस मेथड से भी यही आया था। अब देखो, अब यहाँ पे आपने 1 3 5 के अनुपात में काटा है ना। तो आपको दूसरा एग्जांपल है 1 3 5 के अनुपात में आपने काटा है, तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट को बताना है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट देखो, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा कुल अनुपात 5 और 3 8 1 9 9 के हो जाएगा बटे खुद का अनुपात 1 इंटू के, तो 9 के, और दूसरा हो जाएगा 3 का भाग लगेंगे, कुल अनुपात बटे खुद का अनुपात 3 के, सॉरी थे 1 3 5, ये तो नहीं होगा। देखो 1 3 5 है, इनका एलसीएम हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 1 3 5। हाँ, तो कुल अनुपात पहला का हो जाएगा 15 के, दूसरे का हो जाएगा 5 के, और तीसरी को हो जाएगा 3 के। 15 के, 5 के, 3 के। अब एक इनको क्या किया जाता है, जो इन पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में 15 5 सब जुड़ जाएंगे ऐसे कैसे, 15 और 5 20 और 3 23 के हो जाएगा। देखो इसके बाद में देखो ये तो देखो लेंथ का रेशियो हो गया, है ना। तो कुल लेंथ जो हो जाएगी ना x बराबर L बराबर 9x हो जाएगी, तो x बराबर L/9। तो देखो हमने आपको बताया था एक का तो हो जाएगा 9 के, एक का हो जाएगा 3 के, और एक का हो जाएगा 9 के बटे 5, ऐसा ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। कुल अनुपात बटे खुद का अनुपात इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब पैरेलल में करेंगे तो जोड़ेंगे, तो देखो हाँ पैरेलल में करेंगे तो जोड़ेंगे। अब इनको देखो सिंपल 9 के 3 के 9 के बटे 5, तो ये 5 एलसीएम आएगा, तो 9 5 45
5 × 15 और 9, इनको जोड़ेंगे तो गुणित्तर के बटे 5 आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद में रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये M2 मास है, ये M1 मास है ना, और इनको ऐसे स्प्रिंग से जोड़ दें। अब इनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालें आप, तो ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो देखो T बराबर 2 पाई, ऊपर तो आता है K M बटे K करते हैं ना, तो यहाँ पे रिड्यूस मास लेंगे। जब स्प्रिंग फ्रीली, बीच में दो मास फ्री हैं और बिल्कुल एक स्प्रिंग से जुड़े हैं, तो इनका रिड्यूस मास म्यू बराबर हो जाएगा M1 M2 बटे M1 प्लस M2। तो ये M1 M2 ऊपर आ गया बटे M1 प्लस M2, के नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे एक ये रिजिड, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो एक स्पेयर से जुड़ी हुई है ना, और यहाँ पे जो ये ना फ्रिक्शन लेस नहीं है, मतलब इसमें जो सरफेस है इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू है। तो यहाँ पे जैसे ये स्प्रिंग को आप ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो ये है ना, इसमें रोटेशन होगा। तो ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन जो मोशन है उसका एग्जाम्पल है। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन आ जाए तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो ना, देखो T बराबर 2 पाई, देखो T बराबर 2 पाई, तो ऐसे कैसे M अपॉन K तो पहले से आ ही रहा था, लेकिन इसमें रोटेशन भी आ गया तो I बटे R स्क्वायर। अगर ये स्प्रिंग होगी, सॉरी अगर ये डिस्क होगी तो I बराबर MR स्क्वायर, अगर ये डिस्क होगी तो MR स्क्वायर बाई 2, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अपन रख देंगे। तो I बराबर, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो तो टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बराबर M प्लस I अपॉन R स्क्वायर प्लस बटे K। ये क्या हो जाएगा, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर फ्रिक्शन जीरो है, मतलब बिल्कुल स्मूथ है, तो वही हो जाएगा। रोटेशन नहीं होगा तो T बराबर 2 पाई रूट M अपॉन K, इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। देखो कंस्ट्रेंट जो मोशन है उसमें देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पुली दिखाई दे रखी है जिसके नीचे एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक लटका हुआ है। देखो स्मॉल एम द्रव्यमान का ब्लॉक लटका हुआ है और यहाँ पे एक साइड में तो रस्सी है, दूसरी साइड में स्प्रिंग है ना, क्या है, स्प्रिंग है। और जब इसके स्मॉल एम मास का ब्लॉक इस पे लटकाया जाता है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है कितना आ गया, x आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो x आ गया ना। तो इसमें ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, x तो इसमें होगा, x इसमें का, क्योंकि उसमें नीचे डिस्प्लेसमेंट x हुआ है। तो ये तो रस्सी है, इसमें तो कोई स्ट्रेच होती नहीं है, तो ये जो 2x जो डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट होता है केवल स्प्रिंग में जनरेट होता है ना। ठीक वैसे ही है ना, जैसे मान लो यहाँ पे इसमें तनाव बल T है, तो ये तनाव बल T है ना, तो T/2 इसमें और T/2 इसमें आएगा ना। तो ये T/2 ये तो तनाव बल है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, कह रहा है कि सिंस फोर्सेज आर बैलेंसिंग, फोर्स क्या है, एक दूसरे के बैलेंसिंग फोर्स है, तो यहाँ पे जो प्रत्यानयन बल लगेगा F बराबर, ये T/2 के बराबर होगा, F बराबर T/2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना, F बराबर KX होता है ना, F बराबर KX। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2x है, तो K 2x बराबर T/2, T/2, तो T बराबर यहाँ पे 4kx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको फोर्स, ये तनाव बल को अपन लिख सकते हैं F बराबर ma लिख सकते हैं, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 4k/m। अब देखो इसकी कंपैरिजन कर देते हैं A बराबर ओमेगा स्क्वायर x से, किससे, A बराबर ओमेगा स्क्वायर x से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4k/m, तो ओमेगा बराबर रूट 4k/m। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 पाई रूट m अपॉन 4k आ जाएगा, m अपॉन 4k। इसका इन्वर्स हो जाएगा 4k/m, और टाइम पीरियड निकालेंगे तो m अपॉन 4k, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई जी। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये एक पुली से लटकी हुई है। पुली का जो एक जो सिरा है वो दृढ़ आधार, रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। दूसरा जो सिरा है इस पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है। ऊपर वहाँ पे K स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे एक जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब देखो तनाव बल इसमें भी T होगा, इसमें भी T होगा, तो ये 2T तनाव बल इसके ऊपर, ये पॉइंट ऑफ जो सस्पेंशन है
या लटकन बिंदु पे रिएक्शन जो फोर्स होगा वो 2t के बराबर होगा ना। तो ये 2t हो गया। अब देखो इसमें जैसे ये जो ब्लॉक है ये x डिस्टेंस नीचे ज़्यादा डिस्प्लेस होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है ना ये इसमें और इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे मान लो x/2 तो इसमें, x/2 इसमें, तो मतलब स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो डिवाइड होके आएगा। तो मतलब तो यहाँ पे जो 2t जो फोर्स है ये kx/2 के बराबर है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना, क्योंकि ये जो x है इसमें और इस दो वायर में डिवाइड हो जाएगा, तो kx/2 हो गया, तो t बराबर kx/4 हो जाएगा। तो देखो F बराबर ma करोगे आप, ma बराबर हो जाएगा k/4m, ऐसे a बराबर k/4m इंटू एक्स, k/4m। तो यहाँ से आप देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा k/4m, तो ओमेगा बराबर √k/m, और अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2π√4m/k। तो ये हो जाएगा इस सिस्टम के लिए ना। नेक्स्ट सिस्टम की अगर बात करें तो देखो ये आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाया गया, यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग मास m से जुड़ी हुई है, यहाँ पे डिस्प्लेस होता है। तो टाइम पीरियड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2π√m/k, बिल्कुल जो होता हुआ है वही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो केस है ना वो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पे दो पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में है, तो इनका कितना हो जाएगा, इफेक्टिव 2k हो जाएगा, पैरेलल में 2k k1 + k2 होता है। और ये देखो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग है ना, इनका एक जो सिरा है वो तो रिजिड रोड से जुड़ा हुआ है, सॉरी देखो जैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन की अपन बात करें तो एक तो रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है तीनों स्प्रिंग का ना, और एक जो सिरा है वो मास से। तो इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इधर वाली स्प्रिंग को भी ऐसे ला सकते हैं ना। तो ये तीनों जो स्प्रिंग है किसमें, पैरेलल में है, तो क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, k1 + k2 + k3 होता है। तो इसको जोड़ देंगे तो टाइम पीरियड जो ना, टाइम पीरियड t बराबर हो जाएगा 2π√m/k इफेक्टिव 3k के बराबर हो जाएगा, तो t बराबर 2π√m/3k। देखो नेक्स्ट केस आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है जो है ना, जैसे ये एक स्प्रिंग हो गई, ये एक स्प्रिंग हो गई, और ये एक रिजिड सपोर्ट से जुड़ के है ना नीचे ऐसे आ रही है, नीचे कैपिटल स्मॉल m मास का एक ब्लॉक लटका हुआ है। तो ये पैरेलल में है तो 2k, और ये इसके ये सीरीज में हो जाएंगे, दो पैरेलल एक सीरीज में है ना, तो k इफेक्टिव जो है ना 1/k इफेक्टिव बराबर हो जाएगा, या डायरेक्ट कर लेते हैं k बराबर k इफेक्टिव बराबर k1 k2 बटे k1 + k2 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे देखो k × 2k बटे 2k + k, तो 3k हो जाएगा, तो k से k गया तो 2k बटे 3 2k/3। तो यहाँ पे इफेक्टिव जैसे टाइम पीरियड हो जाएगा t बराबर 2πm। अब इफेक्टिव जो k इफेक्टिव कितना है 2k/m, m ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2k/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा t बराबर 2π√3m/2k। नेक्स्ट जो केस है वो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड t बराबर 2πL/g। अब देखो यहाँ पे g इफेक्टिव लेंगे अपन, क्योंकि अलग अलग केस लेंगे उसमें, तो g इफेक्टिव क्या होगा वो उसको अपन देखेंगे। अगर कोई यहाँ पे स्पेशल केस नहीं है तो L/g होता है, अपन सिंपल टाइम पीरियड की वो g की बात करें। अब देखो आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं, तो लिफ्ट जैसे मान लो जैसे ये लिफ्ट है, इसमें कोई सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है ना, और लिफ्ट जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखो mg नीचे की तरफ लगेगा और जो स्यूडो फोर्स है ma ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखो सॉरी जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो लिफ्ट की एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, तो ma नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो एक्सेलेरेशन होगा g इफेक्टिव बराबर हो जाएगा g + a हो जाएगा, और नीचे आएगी ना तो g - a हो जाएगा। तो अपलिफ्ट होगी ना तो 2π√L/g + a, और डाउन होगी ना तो 2π√L/g - a। अब फ्री फॉल होगी तो g बराबर a हो जाएगा,
तो जी बराबर ए हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी, तो ये जो टाइम पीरियड जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का। अगर कार की बात करें, जैसे मान लो कार जो है ना आपके सामने यहाँ पे कार दिखाई दे रही है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी बराबर 2π√L/g। लेकिन जब आपकी जो कार है ये ए एक्सीलरेशन से जा रही है तो एम ए पीछे की तरफ लगेगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो जी इफेक्टिव जो रिजल्टेंट होगा ना, दोनों एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट निकालेंगे, a² + g² + 2ag cos 90 0 होता है, तो ये जी इफेक्टिव जो है ना a² + g² के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड हो जाएगा ना आपका, टाइम पीरियड हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का t बराबर 2π√1/L/√a² + g²। ये रूट के अंदर भी रूट है, इस बात का ध्यान रखना है आपको ना। नेक्स्ट जो केस आता है वो कार एट सर्कुलर ट्रैक, जो कार है आपकी सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, तो देखो यहाँ पे जो इफेक्टिव जैसे ये कार है आपकी सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे ऐसे ना, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कह सकते हैं, घूर्णन काल कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा t बराबर 1/2 g²। ये तो नीचे की तरफ लगेगा ना। दूसरा इस पे सेंटर की तरफ, ये सेंटर से बाहर की तरफ है ना, वो क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वो भी बाहर की तरफ लगेगा, तो AC बराबर होता है v² तो देखो यहाँ पे t बराबर 2π/L/√g² और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC का स्क्वायर करेंगे तो v²/r का होल स्क्वायर है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। देखो इसके बाद में देखो अगर ऐसा केस है कार के पेंडुलम लटका हुआ है, तो क्योंकि इसमें ऐसा केस होता है कि mv²/r तो ये बाहर की तरफ लगता है और mg ये g नीचे की तरफ लगता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे ना, mg तो नीचे की तरफ, ये mv² बाहर की तरफ, तो यहाँ पे आप इन दोनों का एक्सीलरेशन लोगे ना g इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा g², वही आएगा v²/r, इसका भी तो होल स्क्वायर करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में पेंडुलम इन ए लिक्विड, देखो नेक्स्ट जो केस है पेंडुलम इन लिक्विड, जब पेंडुलम आपका लिक्विड में है तो टाइम पीरियड जो है ना किस हिसाब से चेंज होगा। देखो सबसे पहले ये जो है ना पेंडुलम है जिसका मास m है, वॉल्यूम v है और डेंसिटी क्या है, रो है, तो इस पे mg तो क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, जबकि बियोंसी जो फोर्स है, उत्प्लावन जो बल है ऊपर की तरफ लगेगा ना, तनाव बल भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो टाइम पीरियड जो है ना 2π ये L/g तो करते ही हैं, रो vg जो है ना ये ऊपर की तरफ लगने वाला बल को रिप्रेजेंट करता है ना। अब इसमें ये उत्प्लावन बल है, बियोंसी फोर्स है ना, तो रो तो है इसकी डेंसिटी, बॉब की डेंसिटी है, वॉल्यूम इस बॉब का वॉल्यूम है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो ये ऊपर की तरफ लगने वाला बियोंसी फोर्स है, अपॉन एक्सिल ये मास का भाग दे देंगे तो ये एक्सीलरेशन बन जाएगा, तो रो vg/m, तो ये इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कह सकते हैं, किसमें, लिक्विड के अंदर। यहाँ पे देखो v क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉब, जो बॉब है इसका क्या है, वॉल्यूम है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी रो जो है ना लिक्विड की डेंसिटी है ना, m क्या है, मास ऑफ बॉब का क्या है, मास है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर दोनों की डेंसिटी दे रखी हो ना, अगर बॉब की डेंसिटी भी दे रखी है आपको है ना, तो t बराबर 2π√g1 - रो तो है लिक्विड की डेंसिटी बटे सिग्मा डेंसिटी ऑफ बॉब। अब अगर दोनों की डेंसिटी दे रखी है ना, तो t बराबर 2π 1/g, यहाँ पे आप कहोगे रो लिक्विड बटे रो बॉब, मतलब बॉब की डेंसिटी हमेशा नीचे आएगी, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पेंडुलम को किसी भी फ्लूइड में डाला जाता है तो उसका टाइम पीरियड जो है ना वो क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल मेड बाय पेंडुलम विद सीलिंग इज 90 डिग्री, और सीलिंग के द्वारा जब एंगल बनाएगा वो तो 90 डिग्री का होगा ना। अब देखो यहाँ पे एक और केस है, आपका जो व्हीकल है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन से क्या हो रहा है, ऐसे उतर के आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में mg इसके नीचे तरफ और यहाँ पे जो
जो नॉर्मल जो रिएक्शन के कारण जो है ना जो mg लगेगा वो इधर लगेगा, तो ये इफेक्टिव जो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होगा यही होगा। तो टाइम पीरियड जो है ना t बराबर 2 पाई अपॉन एल अपॉन जी कोस थीटा। तो यहाँ पे t बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी कोस थीटा ये हो जाएगा ना। और यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है ना ये 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम जी साइन थीटा ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये सारे आपको पहले बताया जा चुका, इंक्लाइन जो मोशन है उसमें जी साइन थीटा इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। और तो ये सारे केस आपके सामने हैं। पीरियड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा उसकी अगर बात की जाए तो देखो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो जैसे जो पेंडुलम है इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पेंडुलम पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ लगाएं तो टी इफेक्टिव बराबर जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ई बाई एम ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो क्यू ई बाई एम हो जाएगा। और देखो अगर ये पेंडुलम जो है ना नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ही है तो ये टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम हो जाएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हमेशा प्लस से माइनस की तरफ लगता है। देखो इधर देखो ये जैसे ये केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखो नेगेटिव चार्ज है तो क्यू ई ऊपर की तरफ लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है प्लस से माइनस, और ये माइनस है इस पे है ना तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जी प्लस क्यू ई बाई एम, और यहाँ पे देखो कैसे होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया प्लेट ये नीचे प्लस हो गई ये माइनस हो गई, ऊपर वाली प्लेट माइनस हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और ये भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो क्यू ई बाई एम जो है ऊपर की तरफ और एम जी जो है ना नीचे की तरफ लगेगा। तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाई एम, और ये सेम डायरेक्शन में हो गया था इसलिए ऐसे हो जाएगा। अब इसमें केस देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो मतलब ऊपर तो प्लस है और नीचे क्या है माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, और इस पर भी क्या है माइनस है। तो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्यू ई बाई एम तो ऊपर की तरफ लगेगा और एम जी नीचे की तरफ लगेगा, दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जी माइनस क्यू ई बाई एम हो जाएगा टाइम पीरियड, है ना। टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम। अब देखो स्पेशल केस है, देखो स्पेशल केस है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगे, एम जी किधर लगेगा, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। तो इस कंडीशन में देखो टाइम पीरियड के लिए कैसे निकालेंगे, देखो ये क्यू ई बाई एम और एम, देखो इधर तो क्यू ई और इधर एम जी, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो रिजल्टेंट जो है ना जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर प्लस देखो Q1 Q2 कोस थीटा ऐसे लगा के है ना रिजल्टेंट निकालते हैं तो कोस 90 हो जाएगा एंगल। तो टी बराबर 2 पाई रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। तो ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेंगे। देखो नेक्स्ट जो केस आता है टाइम पीरियड व्हेन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ वेरी लार्ज। जब आपको टाइम पीरियड निकालना है जब सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या है बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबी हो ना। जैसे आपको जब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बहुत ज़्यादा लार्ज हो ना तो टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/√G 1/L प्लस 1/R। और यदि आपकी जो लेंथ है ये R से बहुत बड़ी हो, पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बड़ी हो ना, तो आपकी जो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बड़ी हो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको 1/R को अपन कैंसिल कर लेंगे, सॉरी देखो L की जो वैल्यू है ना R से बहुत बड़ी हो तो 1/L जो है ना, मतलब जैसे मान लो ये 6400 है, ये मान लो ये तो इन्फाइनाइट मान लो ना, तो 1/इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये R ऊपर चला जाएगा तो G हो जाएगा। तो T बराबर 2 पाई R अपॉन G। यदि आपकी जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की तो वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बड़ी हो तो T बराबर 2 पाई रूट R अपॉन G फॉर्मूला हो जाएगा। देखो जब आपकी त्रिज्या बहुत छोटी है ना, त्रिज्या बहुत छोटी है मतलब लेंथ जो है ना त्रिज्या से बहुत छोटी है, तो
1/r जो है ना ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इन्फिनाइट मान लेंगे तो इन्फिनाइट बराबर, तो t बराबर 2π√L/g फॉर्मूला हो जाएगा। और देखो जब L और R दोनों बराबर हैं तो देखो L/1/2r 1/r प्लस 1/r ऐसे कर देंगे, L और R दोनों बराबर हैं इंटू जी। तो देखो यहाँ पे आप देखो ना, देखो ये भी R कर दो, ये भी R कर दो, तो देखो t बराबर 2π√L सॉरी 1/, अब देखो ये हो जाएगा g तो ऐसे कैसे, और 2/r हो जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, तो 2πr/2g ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला, r/2g। देखो r/2g ये फॉर्मूला हो जाएगा जब L और R बराबर हैं, तब ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। देखो ये बहुत ही फायर कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी, ए मैन रिलीज इनसाइड ए टनल, ए मास रिलीज इनसाइड ए टनल थ्रू द अर्थ वुड ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ थ्रू द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड। जैसे आपने क्या किया, एक आदमी ने क्या किया, एक पृथ्वी के आर पार एक टनल बना दिया ना, उसमें एक एम मास को रिलीज कर दिया, तो ये है ना, ये इसके ऐसे आवर्त गति करता है ना, ऐसे 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 मोशन करता रहेगा इस टनल के अंदर, है ना। तो इसका जो टाइम पीरियड होना है t बराबर 2πr/g, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। तो t बराबर 2πr/g पेंडुलम। सेकंड जो पेंडुलम किसे कहते हैं, कि ऐसा पेंडुलम जिसका आवर्तकाल क्या हो 2 सेकंड हो, मतलब 1 सेकंड में आए 1 सेकंड में जाए, तो टाइम पीरियड क्या हो 2 सेकंड हो, उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। और इसके लिए जो लेंथ ली जाती है ना वो 1 मीटर ली जाती है पेंडुलम के, है ना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी। देखो f बराबर 1/t होता है, 1/t को 2 सेकंड रखोगे तो 0.55 हर्ट्ज ये आएगा, है ना। टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, जो फिजिकल जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, t बराबर 2πi/√i/mgd। देखो m क्या है, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जैसे कोई भी आपको फिजिकल पेंडुलम दे दे और तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√i/√mgd है ना, यहाँ पे i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। और यहाँ पे d जो है ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ o एंड सेंटर ऑफ मास, o और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस होती है जहाँ पे d। देखो इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने, ये कोई फिजिकल पेंडुलम है, इसका अपने को क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो t बराबर 2πi/mgd। देखो i तो क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसके अबाउट इसका ना रोटेशन हो रहा है ना, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। d क्या है, सेंटर ऑफ मास से दूरी है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की है ना, सेंटर ऑफ मास, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दूरी है। तो देखो यहीं पे अपन ने देखा i/√i/mgd, i तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जबकि d क्या है, डिस्टेंस ऑफ o एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास और o के बीच की क्या है, दूरी है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेके है ना, इसको अपन सोल्व करते हैं। वर्टिकल रोड है जो इसके अबाउट है ना ऐसे हिंज्ड अबाउट वन एंड, एक एंड के अबाउट क्या है, रोटेट कर रही है, तो इसका ना टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जो जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है ना इसका, जैसे इसके अबाउट जो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, तो इसके वन एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। इसको आप है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आराम से निकाल सकते हैं, ml²/3 है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3। अब इसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है, तो आप कहोगे L/2। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की या जिस बिंदु के अबाउट रोटेशन होगा ना उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है, L/2। तो देखो t बराबर 2π, तो i की वैल्यू हो गई ml²/3, mg ऐसे कैसे, और d की वैल्यू हो गई L/2, तो L/2 रख दिया। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो आ गया ना 2π√2L/3g आ जाएगा ना। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं। हाँ जी, आपको नेक्स्ट है कि टाइम पीरियड ऑफ सॉलिड सिलेंडर परफॉर्मिंग SHM इफ़ इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड रिलीज्ड। देखो एक सॉलिड सिलेंडर का आपको टाइम पीरियड निकालना है जो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है, इफ़ इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड रिलीज। जब देखो इसको किसी लिक्विड, देखो आपको ये सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है ना, ये आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है,
देखो ये आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है, देखो ये सॉलिड सिलेंडर है आपको दिख रहा है, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो L है, टोटल लेंथ कितने हैं L है, और इसकी जो पानी में जो लेंथ है ना, आपको इसकी ज्योमेट्री पे नहीं जाना है, पानी में जो लेंथ है वो L है, स्मॉल l है ना। इसका खुद का जो मास है वो कैपिटल M है, लिक्विड की जो डेंसिटी है L है, रो है सॉरी ना। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है L स्मॉल l क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर सिलेंडर की लेंथ है ना। अब देखो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड जैसे मान लो आपने इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया तो ये किस हिसाब से है ना, किस हिसाब से ऑसिलेशन करेगा। तो देखो T बराबर 2 m, इसका तो मास हो गया ना, और रो ए जी, तो रो तो जो है ना लिक्विड की डेंसिटी है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जी इसकी ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, तो रो ए जी। अगर इसकी टर्म में आपको इसका मास न दिया हो, इसकी लेंथ दे रखी हो, तो देखो द्रव्यमान को है ना इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व तो ये हो गया, आयतन कितना हो गया A इंटू एल, तो नीचे रो ए जी रह जाएगा, रो ए जी, देखो तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो रो नोट एल बटे रो जी, तो T बराबर 2 रूट रो नोट एल बटे रो जी है ना। और यहाँ पे ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, रो स्मॉल l बराबर जो लिक्विड की अंदर इसकी जो लेंथ है और लिक्विड की जो डेंसिटी रो का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस सिलेंडर की क्या बोलते हैं, सिलेंडर की डेंसिटी और इसकी लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। और तो उस कंडीशन में ना, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उस कंडीशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा T बराबर 2 रूट एल अपॉन जी, T बराबर 2 रूट एल अपॉन जी। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड जो कॉलम है इसका ऑसिलेशन को अपन यहाँ पे देखेंगे। अब देखो सबसे पहले लिक्विड कॉलम को अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक यू आकार की एक नली आपको दिखाई दी है, ट्यूब दिखाई दे रखी है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है ना ट्यूब का वो क्या है, ए है। उसके बाद में ट्यूब की जो कुल लंबाई है ना वो कितनी है, एल है। ये जो ट्यूब है ना इसकी कुल लंबाई कितनी है, एल है, सॉरी 2L है, सॉरी हाँ एल है। ट्यूब की कुल लंबाई कितनी है, एल है। और अब इसके बाद में क्या होता है कि जब इसको है ना, इसके जो दाएं सिरा है इसको एक्स दबाया जाता है तो सीधी सी बात है ये जो इधर वाला जो लिक्विड है एक्स उठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे आ गया तो ओवरऑल जो दोनों के बीच में ऊंचाई का अंतर कितना आ जाएगा, 2x। इसको आपने x दबाया और ये x ऊपर उठा, पहले बराबर थे दोनों, तो देखो x दबाया x तो ये हो गया, ये x ऊपर उठा है तो 2x का इसके बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में दाब का जो अंतर आ गया ना, रो बराबर डेल्टा पी बराबर रो जी इंटू 2x। दाब का अंतर कितना आ गया, रो जी इंटू 2x। अब देखो अगर दाब को बल में बढ़ाएं तो F बराबर हो जाएगा, एरिया से गुणा कर दो, रो जी 2x इंटू ए, ये बन गया एरिया है ना। देखो फोर्स बराबर हो जाएगा रो जी 2x इंटू ए। अब अपने को गति की समीकरण बनानी है यहाँ से ना, तो ए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, रो जी 2 तो आगे ले लो, 2 भी आगे ले लो, चलो 2 रो जी और ए और लास्ट में लिख दो x बटे m। अब ये बन गया एक्सीलरेशन, इसके बराबर फोर्स में मास का भाग लगेगा, एक्सीलरेशन बन जाएगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो होती है समीकरण। तो ये जो क्वांटिटी है किसके बराबर आ गई, ओमेगा स्क्वायर के। तो देखो 2 रो जी ए बटे m, तो देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 रो जी बटे m, ए बी है सॉरी है ना। तो ओमेगा बराबर ये आ जाएगा रूट में, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 रो जी बटे m। अब अगर इसे टाइम पीरियड निकालेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे 2 पाई, देखो टाइम पीरियड निकालेंगे ना, सॉरी एक बार इसको पूरे को इरेज करते हैं,
देखो इसको पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे ना, दोबारा से पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। प्रेशर जो डिफरेंस आता है ना वो कितना जाएगा, अभी अभी आपको बताया था रो जी इंटू 2x। तो फोर्स कितना हो जाएगा, इसको एरिया से और गुणा कर दो, रो जी ए, 2b आगे ले लो, x हो गया। अब इसको एक्सीलरेशन बढ़ना है तो मास का भाग लग जाएगा, 2 रो जी ए एक्स बाई मास m हो गया ना। अब ये a बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी ना, देखो यहाँ से अपन कंपैरिजन करेंगे तो 2 रो जी ए बाई एम। अब देखो m की जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो अपन है ना इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो t बराबर हो जाएगा, t बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन 2 रो एच जी, ऐसे है ना। अब इस मास की वैल्यू रखेंगे ना तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन a इंटू एल करेंगे, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल अपॉन 2g, ये हो जाएगा एल अपॉन 2g। या ये जो इसका जो द्रव्यमान है ना ये 2l के बराबर कर लो, हाँ एल अपॉन 2g। अब देखो यहाँ पे जो 2 इतना हो जाएगा, एक बार तो इतना फॉर्मूला अपन ड्राइव करते हैं। देखो इसको अपन ने मास में इसको इसमें भी कन्वर्ट कर दिया ना। इसके बाद में जो देखो अपना फॉर्मूला है t बराबर 2 पाई रूट कैपिटल L अपॉन 2g है ना, और कैपिटल L की जो वैल्यू है ये 2 स्मॉल l के बराबर है। देखो प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी है, L है, और इसकी जो वाटर कॉलम की टोटल लेंथ कितनी है, तो इफेक्टिव लेंथ तो ये जो खड़ी है वही काम आएगी ना। तो 2 स्मॉल l बराबर कैपिटल L, तो यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू 2 स्मॉल l रखेंगे, तो 2 स्मॉल l रखेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो 2 पाई रूट एल बाई जी आ जाएगा, तो ये 2 पाई रूट एल बाई जी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई ना। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखी है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, एम क्या है, मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड का मास है, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, ए है एरिया ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का क्या है एरिया है, और एल क्या है लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, एल क्या है टोटल लेंथ है लिक्विड कॉलम की। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात हो रहा है, ओसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम, जैसे आपको एक ट्यूब दिखाई दे, केस सेकंड है, ओसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम, इस टाइप की कोई ट्यूब दिखाइए, इसका ओसिलेशन कैसे होगा। देखो यहाँ से आप देखते हैं, जैसे ये इधर से तो अल्फा एंगल बनाता है, इस इधर से बीटा एंगल बनाता है, टोटल जो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम है ना वो कितनी है, एल है। तो देखो तो यहाँ पे t बराबर 2 पाई, देखो l इधर तो 2l बटे रूट g, इधर साइन अल्फा इधर साइन बीटा, तो देखो t बराबर 2 पाई रूट 2l g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, ऐसे कैसे है ना। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ SHM ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, सुपरपोजिशन ऑफ SHM ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ओसिलेटिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं, सुपरपोजिशन देखना है। तो परिणामी जो आयाम होगा ना, जब दो SHM करते हुए पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, तो ए नेट परिणामी जो आयाम होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट A1 A2 कोस थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस है, थीटा क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस है, और रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, tan अल्फा बराबर A2 साइन थीटा बटे A1 प्लस A2 कोस थीटा, tan अल्फा बराबर A2 साइन थीटा A1 प्लस A2 कोस थीटा। देखो यहाँ पे अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए नेट एंड फर्स्ट SHM। देखो जैसे मान लो एक SHM की इक्वेशन एम्पलीट्यूड A1 हो जाएगा, दूसरे का A2 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, थीटा है। तो ए नेट बराबर आप अब ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, A1 रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस 2A1 A2 कोस थीटा ना। और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो जाएगी ना, ये
फर्स्ट के साथ अल्फ़ा बनाती है, तो टेन अल्फ़ा बराबर अभी आपने देखा है A2 साइन थीटा बटे A1 प्लस A2 कोस थीटा, A1 प्लस A2 कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे सुपर इम्पोज के। फेज़र डायग्राम से अब आप समझते हैं थोड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेज़र डायग्राम की। देखो यहाँ पे आप फेज़र डायग्राम देख सकते हैं। देखो फेज़र डायग्राम है ना, जैसे आपने ये ऐसे 4 लाइन खींच ली, तो जैसे इधर साइन ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पे थीटा एंगल जोड़ देंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन ओमेगा प्लस थीटा हो जाएगा। इधर क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ एंड क्लॉकवाइज साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आप चले गए तो पाई/2 जुड़ जाएगा, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 तो कोस ओमेगा टी में बदल जाता है ना। और फिर यहाँ से ये यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो कोस ओमेगा टी में भी क्या हो जाएगा, पाई/2 और जुड़ जाएगा, तो कोस ओमेगा टी प्लस पाई/2 है ना माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा। अब देखो अब इसमें भी है ना पाई/2 और जुड़ जाए, तो देखो ये माइनस साइन ओमेगा टी है ना, ये माइनस का कोस ओमेगा टी बन जाएगा ना, या आप डायरेक्ट भी 180 जोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सारी फेजर डायग्राम को अपन ने समझ लिया ना। देखो अब आगे अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ सेकंड, इक्वेशन ऑफ सुपरपोज। जैसे मान लो पहले की पहला पार्टिकल है, उसकी सिंपल हार्मोनिक जो मोशन कर रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन है x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी है, और इसकी इक्वेशन है x2 बराबर A कोस ओमेगा टी है। अब दोनों सुपर इम्पोज होंगे, दोनों को जोड़ना है, और कुछ जैसे कैसे जोड़ते हैं, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे ना A1 और A2। देखो एक बार तो इसका एम्पलीट्यूड निकलेगा A1 बराबर A नेट बराबर, जिन दोनों सुपर इम्पोज होंगी ना, तो नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, A नेट बराबर रूट A1 स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2 का है, तो 2A1 A2 कोस पाई/2 जीरो हो जाता है, तो रूट 2A, तो इसका हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसके बाद में साइन मान लिया इसको है ना, और इसके बाद में जो है ना फेज डिफरेंस कितने का आएगा, तो ये देखो परिणामी जो है ना, जो नेट है, नेट जो वेव जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी जो परिणामी जो फेज डिफरेंस है, तो tan फाई बराबर tan अल्फ़ा बराबर कर सकते हैं ना A2 कोस फाई, A2 साइन फाई, साइन पाई/2 बटे A1 प्लस A1 प्लस A2 कोस फाई, तो कोस पाई/2। तो ये तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो A बटे A बचेगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो tan 45 हो जाएगा, उसको पाई/4 लिख सकते हैं। जैसे x ये पहला ये है, ये दूसरा ये है, तो इसकी जो रिजल्टेंट जो वेव होगी सुपर इम्पोज होगी, तो एम्पलीट्यूड रूट 2 आ जाएगा, और फेज डिफरेंस पाई/4 का आ जाएगा। पहला पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, दूसरे पार्टिकल की ये है, दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है वो आप देख लेंगे ना। और तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों का फेज डिफरेंस निकाल के ना, ये निकालेंगे, सारी कैलकुलेशन है खुद से कर सकते हैं। और तब उसके बीच में ना रिजल्टेंट जो परिणामी जो वेव है उसके बीच में फेज डिफरेंस ऐसे निकाल लेंगे। देखो जैसे पाई/2 तो पहले से था, कोस आते हैं ना, प्लस पाई/6 और कर दो, इतना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ए नेट बराबर आप निकाल लेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ऐसे निकाल लेंगे। फिर जब आप ये दिशा निकालेंगे tan अल्फ़ा बराबर A2 साइन फाई, A2 साइन थीटा कर देते हैं बटे A1 प्लस A2 कोस थीटा। तो ऐसे करेंगे ना, फेज डिफरेंस जो इन दो यहाँ पे रखोगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलरली आप सब की कैलकुलेशन कर सकते हैं, A साइन ओमेगा टी माइनस पाई/6, तो कोस ओमेगा टी माइनस पाई/3, ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी, तो रिजल्टेंट जो बनेंगी रूट 3A साइन ओमेगा टी, है ना। अब देखो ये A साइन ओमेगा टी है, ये x1 बराबर तो A साइन ओमेगा टी, y1 बराबर है A कोस ओमेगा टी। जब दोनों सुपर इम्पोज होगी ना, तो इसका जो पाथ होगा सर्किल बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। देखो ये x1 बराबर A साइन ओमेगा टी, y1 बराबर A साइन ओमेगा टी, दोनों साइन ओमेगा टी है ना, तो ये जब सुपर इम्पोज होंगी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, x1 बराबर y1 हो गया। अब देखो
x1 बराबर तो a साइन ओमेगा टी, ये x2 बराबर a कोस ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन फेज डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो इसकी जो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी ऐसी बनेगी। तो आप इसकी खुद से कैलकुलेशन करके सबका कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है बहुत ही खतरनाक। देखो एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ इन 4 ऑसिलेशन। 4 ऑसिलेशन में ना एम्पलीट्यूड जो है ना आधा हो जाता है। तो फाइंड एम्पलीट्यूड आफ्टर 16 ऑसिलेशन। देखो पहले 4 ऑसिलेशन की कंडीशन लगाएंगे। एम्पलीट्यूड में जो डिक्रीज होता है तो वो उसका फॉर्मूला होता है a बराबर a नोट की पावर माइनस एन। तो यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 4 रखोगे, 4 ऑसिलेशन के बाद में आ जाता था e की पावर -4 बराबर 1/4, 1/2 आ गया। e की पावर -4 बराबर कितना आ गया, 1/2। तो अपने को 16 के लिए चाहिए तो a बराबर a नोट 16 आ गया। तो इसको 16 को अपन लिख सकते 4 गुणा 4, तो 1/2 की पावर 4 कर देंगे। तो आपका एम्पलीट्यूड जो है ना 16 ऑसिलेशन के बाद में 1/16 गुना हो जाएगा, मतलब 16 गुना घट जाएगा। तो ये था अपन ने SHM पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके ऊपर दूसरी जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। जिस प्रकार रेखीय सरल आवर्त गति होती है ना, वैसे ही कोणीय सरल आवर्त गति होती है। ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x, एफ बराबर m/2x बराबर dt²। तो -kx बराबर m ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा बराबर √k/m, ये अपन पढ़ चुके हैं। वैसे ही है ना कोणीय जो सरल आवर्त गति है इसमें टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा ना, तो टो बराबर हो जाएगा i d2 थीटा बटे dt² बराबर i अल्फा। तो -k थीटा बराबर हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो k ओमेगा बराबर √k/m हो जाएगा। देखो विस्थापन की समीकरण अपन पढ़ के आ चुके हैं, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। कोणीय विस्थापन थीटा नोट बराबर थीटा बराबर थीटा नोट साइन ओमेगा t प्लस फाई, है ना। वेग का इक्वेशन ये होती है, अपन पढ़ के आए हैं। टाइम की टर्म्स में पूछे तो a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाई, अगर विस्थापन के पदों में पूछे तो ओमेगा बराबर √a² - x²। कोणीय वेग जो आपसे पूछ ले तो डी थीटा बराबर थीटा नोट ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाई। त्वरण पूछ ले तो -a ओमेगा कोस स्क्वायर -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई या -ओमेगा स्क्वायर फाई। देखो कोणीय त्वरण पूछ ले तो d2 थीटा बराबर ये हो जाएगा ना -ओमेगा नोट इसका स्क्वायर थीटा ना। गतिज ऊर्जा आप देख सकते हो ये होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। स्थितिज ऊर्जा हाफ के x² होती है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। कुल ऊर्जा जो होती है ना नियत होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², एक कॉन्स्टेंट होती है। टोटल एनर्जी देखो ये ग्राफ ऐसा होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा होता है, टाइम के साथ भी ऐसा ग्राफ होता है टोटल एनर्जी का, और यहाँ पे ऐसा ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा होता है, और काइनेटिक एनर्जी का ये होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा सभी स्थितियों तथा सभी क्षणों पर समान होती है। कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है कोई पार्टिकल, तो कण की जो कुल ऊर्जा है सभी स्थितियों में सभी क्षण पे क्या होती है, समान होती है। और सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा उसके द्रव्यमान पे, आयाम पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। टोटल जो एनर्जी है उसके मास पे, एम्पलीट्यूड पे और फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है इसमें औसत जो ऊर्जा है, जैसे देखो यहाँ पे है एक संपूर्ण चक्र में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो औसत जो मान है वो समय के सापेक्ष तो कितना होता है, 1/4 ka²। स्थितिज ऊर्जा का भी समय के सापेक्ष होता है 1/4 ka², और टोटल एनर्जी का होता है 1/2 ka²। जबकि स्थिति के सापेक्ष आपसे पूछ ले तो k -a से +a के बीच स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का औसत मान, तो स्थिति गतिज ऊर्जा का स्थिति के सापेक्ष 1/3 ka², स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के सापेक्ष u0 + 1/6 ka²। ये तो 1/3, ये 1/6 है ना। टोटल जो एनर्जी होगी वो उसका समय स्थिति के सापेक्ष औसत मान जो होता है ना ½ kx² होता है। देखो
सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण जो है ना रेखीय गति में तो d2x बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और कोणीय सरल आवर्त गति होगी ना d2 थीटा बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अपन ने पढ़ा, चाहे स्प्रिंग चाहे ऐसे खड़ी हो, वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, दोनों केस में इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है √m/2k होता है ना। ये यहाँ पे अपन रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लेते हैं, T बराबर √μ/k, और m की वैल्यू यहाँ पे m1 m2 बटे m1 प्लस m2 ये अपन कर चुके हैं। देखो जब स्प्रिंग का जो द्रव्यमान है वो नगण्य न हो, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो T बराबर 2π√m प्लस ms, यहाँ पे स्प्रिंग का मास है डिवाइडेड बाई 3 बटे k, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम संयोजन है, तो देखो T बराबर 2π√m/k इफेक्टिव, तो k इफेक्टिव श्रेणी क्रम देखो इस प्रकार से संयोजन है, तो k इफेक्टिव बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। स्प्रिंगों के समांतर क्रम संयोजन है, तो T बराबर 2π√m k इफेक्टिव, तो k इफेक्टिव की जो वैल्यू है k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन ये है। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस है, सरल लोलक का आवर्तकाल आपसे पूछा है ना। यहाँ पे आपको एक सरल लोलक दे रखा है, तो T बराबर 2π√L/j। देखो प्रत्यास्थ दीवार से जैसे मान लो इधर θ1 ऐसे यहाँ से θ0 एंगल बना रहा है, और ये दीवार जो है ना पहले से ही θ1 कोण से झुकी हुई है, तो देखो यहाँ पे आपका जो आवर्तकाल हो जाएगा ना T बराबर 2π, T बराबर पाई 2 साइन इनवर्स θ1 बटे θ0 √L/g। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, इसको याद रख सकते हैं आप, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है। देखो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, देखो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर है तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो देखो L बराबर r करोगे आप, हाँ तो देखो T बराबर 2π 1/g 1/L प्लस 1/r, ये फॉर्मूला भी काफ़ी काम का है। जब L की लंबाई बहुत छोटी है r से तो 2π√L/g, जब r बड़ा होगा तो r/g, L बहुत बड़ा है r से तो r/g हो जाएगा। 1/L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बहुत छोटा है r से तो L/g, क्योंकि r बड़ा हो गया ना बहुत, तो 1/r की जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो L/g बच जाएगा। जब L बहुत बड़ा हो जाएगा r से तो 1/L की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो r/g आंसर आ जाएगा 84 मिनट, है ना। सेकंड लोलक क्या होता है, आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और लंबाई कितनी होती है 1 मीटर होती है पृथ्वी धरातल पे ना। फिजिकल पेंडुलम आपसे पूछा था अभी, तो T बराबर 2π√I बटे mgd ऐसे कुछ था ना, तो यहाँ पे 2π तो ऐसे कैसे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसको अपन यहाँ से जैसे मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसकी लेंथ L है, तो यहाँ पे mk² बटे L कर देंगे ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ पे एक बार k²/L बटे प्लस L इंटू जी, तो यहाँ पे I बराबर ml² प्लस I सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ, या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, तो I सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mk², मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद में बात करते हैं कैनोनिकल जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। कैनोनिकल जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, T बराबर 2π√L cos θ, 2π√L cos θ या √h/g। जैसे ये लेंथ दे तो L cos θ, हाइट दे तो 2π√h/g डायरेक्ट लगा देना है कैनोनिकल पेंडुलम के। मरोड़ी जो दोलक है उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो 2π√I/k। देखो यहाँ पे रोटेशन होगा तो मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है वो इनर्शिया का काम करेगा। आई क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। के क्या है, मरोड़ी नियतांक है ना। देखो यदि पृथ्वी के आर पार सुरंग में एक कण का दोलन करे, तो इसको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो T बराबर 2πr/g हो जाएगा। देखो तैरती हुई वस्तु की जो सरल आवर्त गति उसको अपन देखें, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये h गहराई तक ये इसको पुश किया जाता है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यहाँ पे रो लिक्विड की डेंसिटी है, तो ये प्रत्यानयन जो बल है वो उत्प्लावक बल जो है ना वो प्रत्यानयन बल का काम करेगा। तो mg बराबर ρAgh, ये नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो ρAg उत्प्लावक बल के बराबर होगा ना। तो फोर्स जो हो जाएगा ना, फोर्स बराबर
रो ए जी इंटू एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा, तो टी बराबर 2π√h/g, टी बराबर 2π, मतलब कितना ये गहरा डूबा हुआ है। जैसे वहाँ पे अपन ने किया था ना 2π√L गहरा L/g, ऐसे भी किया था, है ना। यू आकार की जो नली है उसमें सरल आवर्त गति, मान लो एक जो सिरा है उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, 2π√L/g किया था हमने यहाँ ना, 2π√h/g। जैसे h जो है ना वाटर कॉलम की हाइट है, वहाँ पे L ली थी हमने तो L/g कर दिया था। तो ये जो बात है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये जो बात है देखो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की दोलनी आवर्ती जो है ना सरल आवर्ती गति कर रहे कण के विस्थापन, वेग और त्वरण की जो आवृत्ति है उसकी क्या होती है, दुगुनी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आप वीडियो देखने के बाद में ना कम से कम पर चैप्टर ना 100 क्वेश्चन करोगे, तब आके आपको नीट में जेईई में अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।